नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। ऑल्ट न्यूज ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बयान जारी कर कहा है कि न एफआईआर हुई और न ही कोई सूचना दी गई, बस सीधे मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि उनके पास मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने इस कार्रवाई पर प्रेस नोट जारी किया है और उसमें कहा है कि जुबैर को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2020 के एक मामले में जांच के लिए बुलाया था, जिसमें उनको हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मिला हुआ है। बहरहाल आज शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि उन्हें किसी अन्य एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो कि उन धाराओं में अनिवार्य है जिनके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। हम लगातार अनुरोध के बाद हमें एफआईआर की कोई कॉपी नहीं दी जा रही है। ये प्रतीक सिन्हा का ट्वीट है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, तो एक मामले में प्रतीक सिन्हा बता रहे हैं कि उन्हें पहले ही संरक्षण मिला है हाईकोर्ट से, किसी दूसरे मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है और एक और एफआईआर है। तो क्या कोई जानकारी है कि किस मामले में एफआईआर है और किन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए नगमा, निश्चित तौर पर ये कोई दूसरा मामला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब तक साफ नहीं किया है कि ये कौन सा मामला है, लेकिन आज उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद उनको शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ जो सेक्शन है वो सेक्शन 153 है और 295A, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, इस तरह के उन पर आरोप हैं और इन्हीं आरोप के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत थे और वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उनकी फर्दर पुलिस रिमांड ली जाएगी, इस तरह की जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि ये कौन सा मामला है। हमें यह भी याद रखना होगा कि कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के बयान के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर इस बयान को लेकर उनकी निंदा की थी और काफी मुखर ट्वीट किए थे। तो क्या ये वो मामला है? उस मामले के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस मामले में भी 32 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था और उन पर आरोप ये था कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। इस तरह के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। तो क्या ये वही मामला है या फिर कोई नया मामला है, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या उन्हें कोई नोटिस दी गई? कि प्रतीक सिन्हा का ट्वीट ये है कि जिस तरह की धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं और सीधे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने उनको कोई नोटिस दिया था या नहीं दिया था, पुलिस की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन उनके जो जानकार हैं, उनके दफ्तर के लोग हैं, वो यही बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से बिना कोई नोटिस दिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो लोग हैं, वो इस गिरफ्तारी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर लगातार मुखर ट्वीट करते रहते हैं। एक जाना माना नाम है, वो ऑल्ट न्यूज चलाते हैं और उनका जो पोर्टल है वो तमाम ऐसे वायरल वीडियोज की जांच करता है, जिसके बाद कई वीडियो फर्जी निकलते हैं। तो वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं ट्वीट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उनके खिलाफ काफी पहले उनके ट्वीट्स को लेकर केस दर्ज किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किस बेसिस पर केस दर्ज किया है, ये अभी साफ नहीं है। जी, कौन से मामले में एफआईआर हुई है ये भी साफ नहीं है, लेकिन मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मोहम्मद जुबैर जो हैं वो ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं और इसलिए उसके फाउंडर जो है प्रतीक सिन्हा, उन्होंने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। और मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है, आरोप यह है कि उन्हें किसी तरह की कोई नोटिस नहीं दी गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो ऑल्ट न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, वो जो न्यूज़ है उसकी फैक्ट चेकिंग करता है, ये इनका काम है।
तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र की है और सियासी उथल पुथल जो है वहां वो बना ही हुआ है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का अपना मन बना चुके थे। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 बार उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे। जिस शाम उन्होंने फेसबुक लाइव करने का ऐलान किया था उसी दिन वो इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन महाअघाड़ी गठबंधन के एक बड़े नेता के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया। अगले दिन फिर वो सचिवों की बैठक में इस्तीफा देने वाले थे, फिर उसी नेता ने उन्हें समझाया और माना जा रहा है कि जो गठबंधन है उसके बड़े नेता जो हैं वो शायद शरद पवार हैं, जिन्होंने उन्हें इस्तीफा देने से रोका है। और महाराष्ट्र का संकट अब सुप्रीम कोर्ट में है। एकनाथ शिंदे गुट का यह दावा है कि डिप्टी स्पीकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो सभी पक्षों को सुनकर ही कोई फैसला देगा। इस मामले में केंद्र और डिप्टी स्पीकर को अदालत ने नोटिस जारी करके एक जवाब मांगा है। अयोग्यता के नोटिस के मामले में विधायकों को राहत मिली है क्योंकि उन्हें जवाब देने के लिए 11 दिनों की मोहलत मिल गई है। गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को सोमवार को बड़ी राहत मिली। उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र सरकार, डिप्टी स्पीकर और 2 नेताओं सुनील प्रभु और अजय चौधरी को नोटिस जारी किया है। इनसे 5 दिन में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे दोनों पक्षों की राय जाननी होगी। ये भी कहा कि स्पीकर ने विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया है लेकिन अयोग्य नहीं ठहराया है। लेकिन बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दे दिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी बागी विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने का माहौल नहीं है। उनको मारने की धमकी दी जा रही है, घरों पर तोड़फोड़ हो रही है, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है, वो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत इस मामले में अभी दखल न दे। उनकी दलील थी कि अदालत इस चरण में दखल नहीं दे सकती। स्पीकर के सामने कार्रवाई लंबित होने पर अदालतों ने दखल नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि स्पीकर के फैसले तक कोर्ट के सामने कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर को रोका नहीं गया है। स्पीकर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। तो अब 11 जुलाई तक ये इशारा मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह देख रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है बागी विधायकों को, क्योंकि जवाब देने के लिए उन्हें 11 दिन का वक्त मिल गया है। उसके बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक सड़कों पर आए। उनके गढ़ थाने में समर्थकों ने आतिशबाजी की है। इस बीच एक अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में भी डाली गई। ये याचिका शिंदे समेत सभी बागियों के खिलाफ है। कुल 39 विधायकों के खिलाफ ये अर्जी 7 नागरिकों ने दी है। उन्हें दफ्तर लौटने का निर्देश देने की मांग की गई है। और महाराष्ट्र के बागी मंत्रियों पर उद्धव गुट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 9 बागी मंत्रियों से मंत्रालय छीन लिए गए हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे का विभाग जो है वो सुभाष देसाई को दे दिया गया है। गुलाब राव पाटिल का विभाग अनिल परब को, बागी उदय सामंत का विभाग आदित्य ठाकरे को दिया गया है। शंभू राजे देसाई के 3 मंत्रालय वापस लिए गए हैं। राजेंद्र यड्रावकर के 4 मंत्रालय भी वापस लिए गए हैं और अब्दुल सत्तार से भी 3 मंत्रालय छीन लिए गए हैं। ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू से 4 विभाग ले लिए गए हैं।
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि बाकियों में हिम्मत होती तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य में राजनीति नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। जर्मनी के म्यूनिक में G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 देशों की बैठक चल रही है और उसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत यहां पर एक ऑब्जर्वर के तौर पे मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। वो वहां जर्मनी के म्यूनिक में है। सम्मेलन से पहले मिलने का दौर चला और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो से भी वो मिले। G7 की बैठक में खास तौर पर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और उसकी वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर जो है इस पर चर्चा होगी। साथ ही इन उपायों पर गौर किया जा रहा है कि कैसे रूस के ऊपर प्रतिबंध बढ़ाए जाएं। दुनिया के 7 अमीर देश इस सम्मेलन में इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वर्चुअल मीडिया के जरिए सम्मेलन में जुड़ेंगे, उसे संबोधित करेंगे। सम्मेलन के जरिए रूस पर और ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश है और प्रतिबंधों को भी और सख्त करने की बात है। यूएस, कनाडा और जापान जैसे देशों ने ऐलान किया है कि वो रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे रूस और भी ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी में अलग थलग पड़ जाएगा। G7 की शुरुआत के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर लेकिन हमले और तेज़ कर दिए हैं और जैसे ही बैठक शुरू हुई है इधर रूसी मिसाइल क्रेमेंचुक शहर के एक भीड़ भरे मॉल में जा गिरी है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई दर्जन लोग घायल हुए हैं।